जय हिंद दोस्तों। देखिए, हिंदी के जो सेशन में हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें पहला चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गया था एक ही वीडियो में। और दूसरा चैप्टर था हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज दूसरा वीडियो इसका, उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे और 156 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए थे। आज 157 से लेकर 321 नंबर तक करेंगे, यानी जितना बचा है 100 लगभग 71 क्वेश्चन बचा हुआ है, 170 के आसपास जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो सीरीज़ हम लोगों की बहुविकल्पी वन लाइनर एवं बहुविकल्पी का चल रहा है, एक बायोलॉजी का सुबह 10 बजे से चल रहा है और ये तो आपको 11 बजे डेली, आपको 10 और 11 बजे 2 घंटे आपको निकाल लेने हैं। आज हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से आज शुरू करेंगे। देखिए, इसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे, ये विराम चिन्ह के और वर्णमाला के दोनों हम करा दिए थे और 156 प्रश्न भी हम करवा दिए थे। तो आज चालू करेंगे हम लोग 157 नंबर प्रश्न से। और आसानी से देखिए, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। आपको पता लगेगा कि किस एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, 157 नंबर प्रश्न, सीधे प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। 157 नंबर कह रहा है कि फ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो आपको बताए थे क का कंठ होता है, च का तालु होता है, ट का मूर्धा होता है, यानी क वर्ग के सारों, जैसे क ख ग घ अंग, क वर्ग के सारे वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। च वर्ग के सारे वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। और ट वर्ग के सभी जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। और प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों से मिल के बना है वो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आप जान रहे हैं 11 होती है, 2 अयोगवा होते हैं। ठीक। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुख दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण है, इसमें से कौन सी है जो कंठ से बोली जाती है, तो क से कबूतर वाला है। दंत, वर्ष, अल्प प्राण और अघोष। आपको देखिए दंत भी जानना है कि दंत वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ष भी जानना है, अल्प प्राण भी जानना है और अघोष। तो दंत देखिए, च होगा नहीं, ठ होगा नहीं, ट होगा नहीं, तो होगा कौन, एक ही से आप क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अघोष और महाप्राण, अघोष का मतलब पहला वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसके अघोष यानी पहला और दूसरा वर्ण होता है। पहले यानी सभी वर्गों का पहला और सभी वर्गों का दूसरा, पहला दूसरा वर्ण होते हैं अघोष, तीसरा चौथा घोष या सघोष होते हैं। और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं और पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण। तो इसमें अघोष और महाप्राण बताना है, तो अघोष का मतलब पहला और दूसरा होना चाहिए। तो इसमें देखिए त थ ध ध ध होगा नहीं, और ट ठ ड ये भी नहीं होगा, होगा क या ख में से। तो क अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा, य र लव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, तो किसमें सभी स्वर दीर्घ हैं, तो इसमें देखिए ई ए ऐ ओ औ ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो मूर्धा किस में मूर्धा है, तो इसमें देखिए स री और ट ठ ये ट ठ ये सभी क्या हैं, मूर्धा वाले हैं। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो झ का उच्चारण स्थान तालु एकदम सही है, ख का उच्चारण स्थान कंठ से, ट का मूर्धा होता है न कि दंत होता है। ठीक है, प का ओष्ठ होता है। यर अलावा क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे चलेंगे 169 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, देखिए कौन सी दो ध्वनियाँ को अयोगवाह कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं, तो किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं, देखिए स स स है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन इनको बोला जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर का मतलब जान रहे हैं, संयुक्त स्वर देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा करेक्ट उत्तर। संयुक्त स्वर का मतलब जो दो असमान स्वरों से मिल के बने हैं वो संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। दीर्घ स्वर कौन से आते हैं, जो समान स्वर, दो समान स्वरों से मिल के आते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ असमान स्वर कौन से हैं, तो ऐ औ। ठीक है ना।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन इसमें स्र वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 173, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो ट वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं, लेकिन ये इसमें है नहीं क्योंकि ये बड़ा वाला सा तालव्य होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ, तो किसमें महाप्राण व्यंजनों का नहीं हुआ? तो जोगन में। देखिए ज जो होता है जोगन, ज और ग और न, ये तीनों क्या होते हैं? अल्प प्राण। ज ग ये तीसरा वर्ण और न पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो क कंठ होता है, तालु नहीं होता है। छह वर्ण किसके योग से? क और स से मिलके बना होता है, ठीक। छ से छत्री का ध्वनि उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु है। इसमें से ब की ध्वनि ब कहाँ से बोला जाता है? तो ओष्ठ से, प फ ब भ, ठीक। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें जो है वर्णमाला के और भी प्रश्न हैं। इसमें देखिए आगे कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन? तो छ से क्षत्रिय वाला। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यूपीएसआई परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण, यानी ओठ से बोला प फ ब भ, ओठ से तो सभी बोले जाते हैं। प देखिए अल्प प्राण होता है, एकदम सही। प फ नहीं होता है, ब होता है और भ नहीं होता है। तो पहला और मतलब दूसरा और तीसरे में से कोई होगा। घोष कौन सा होता है? तो घोष दूसरा, घोष तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो सी हट जाएगा, अब बचेगा केवल भ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखें स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है, तालव्य होता है। आगे य और अलावा कैसे होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। कौन सा वर्ण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें देखिए ट मूर्धन्य होता है, दंत नहीं होता है। ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें ओष्ठ से बोला जाता है और दीर्घ स्वर होता है, तो ऊ बड़ा वाला ऊ होता है। तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा है जो तालु से बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी होता है। इसमें देखिए इनमें से किसे किससे शब्द का आरंभ नहीं हो सकता है? तो जो देखिए ड के नीचे अगर बिंदी लग जाए तो इससे आरंभ नहीं, और ढ से ढकना वाला है, इसके नीचे अगर बिंदी लग जाए तो इससे कोई भी शब्द का आरंभ नहीं हो सकता है, ठीक। दंत वर्त से महाप्राण घोष व्यंजन, दंत का मतलब जो दांत से बोले जाते हैं। छ से छत्री होगा नहीं, ठीक। त थ द ध ठ भी नहीं होगा। अब इसमें घोष बताना, घोष क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, यानी तीसरे की बातें नहीं, तीसरे से नीचे कोई नहीं। चौथा कौन सा है? त थ थ होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ध से धनुष वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे देखिए ग ज छ च ट, इसमें तालव्य और महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो तालु देखिए तालव्य कितने हैं? तो तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? इसमें छ और ज और च, ये तीनों तालु से बोले जाते हैं। अब इसमें महाप्राण कौन कौन से हैं? तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, ठीक। तो च छ और ज, छ केवल एक बचा तालव्य में, और घोष क्या होता है? तो घोष में तीसरा चौथा और च छ, छ दूसरे पे आता है, इसलिए इसमें जीरो की संख्या हो जाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीरो। इसमें न एक को तालव्य हैं न एक महापार, मतलब तीनों की श्रेणी में कोई नहीं आते हैं। मूर्धन्य हर्ष स्वर, यानी मूर्धा से बोला जाता है, और हर्ष स्वर कौन सा है? तो वो है री। कौन सा होता है? वो री एक है, ठीक। आगे देखिए इसमें से आगे बताना है अ ई उ री, कौन सा है? री हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन अ का ह होता है, स ह। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? देखिए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है इसमें से? तो य र ल व अंतस्थ होते हैं। इसमें से किसका उच्चारण स्थान दंत से है? तो त का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दांत से बोला जाता है, ठीक। आगे बात करेंगे 100, देखिए 197 नंबर, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। स का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक। आगे देखिए ओष्ठ, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन, ओष्ठ भी हो अल्प प्राण भी हो, यानी ओठ से प फ ब भ, तो प फ ब तीन है, ऑप्शन नंबर डी। काटना पहले जान लीजिए। अल्प प्राण क्या होता है? पहला तीसरा पांचवा होता है। और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण के बाद घोष क्या होता है? तीसरा चौथा। तो पहला से बात न छोड़िए, तीसरा और चौथा पांचवा कौन सा है? तीसरा में चौथा नहीं देखना, तीसरा और पांचवा कौन सा है? तो प तो होगा नहीं, प फ भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ब को मार के निकल लीजिए।
कंठ अल्प प्राण, कंठ से बोला जाए, कंठ से बोला जाए और अल्प प्राण हो, देखिए अल्प प्राण का नाम ले ले तो चौथा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, और कंठ से ग बोला जाता है। कंठ तालव्य यानी कंठ से और तालु से बोला जाए तो वो क्या होता है, अय होता है, कंठ और तालु से बोला जाता है, ठीक। और दीर्घ स्वर भी है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो, तो तालु होता है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो वृष्टि में री का मात्रा का प्रयोग हुआ है। इनमें से समृद्ध स्वर, इनमें से किसका समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध स्वर ई, बड़ी ई जो बड़ी ई होती है वो समृद्ध स्वर, छोटी ई भी होती है समृद्ध स्वर, ठीक। मूर्धन्य, मूर्धन्य हो और महाप्राण हो तो मूर्धन्य में देखिए छ नहीं आएगा, ध नहीं आएगा, भ नहीं आएगा, आएगा कौन सा, ठ, उत्तर मार दीजिए। तालव्य होना चाहिए, तालु से बोली जाना, ए भी नहीं बोला जाता, ए भी नहीं, ए दोनों बोले जाते हैं तालु, लेकिन च छ ज झ दोनों महाप्राण हैं। अघोष क्या है, च छ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका। कंठ, कंठ से बोला जाए, कंठ से तो चारों बोले जाते हैं। महाप्राण क्या होते हैं और घोष व्यंजन क्या होते हैं, तो ये घोष तो होता नहीं है, ठीक, ख भी घोष नहीं होता है। अब और अंग में अंग ये महाप्राण भी नहीं होता है, एक अल्प प्राण होता है, तो हो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ह, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है, अघोष का मतलब दूसरा, पहला और दूसरा होना चाहिए, तो ड तो होगा नहीं, च आपका जो ये च अघोष में आता है, ठीक। च छ, छ भी नहीं है, झ भी नहीं है, ज भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 होती है, कितनी होती है, 31, 21 होती है, सॉरी 31 होती है, ठीक। यूपीएसआई 2021 में 21 में देखिए, इसीलिए हम संख्या भी आपको बताए थे, संख्या भी सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगले में बताना है 210 नंबर में, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन, मूर्धा से बोला जाए और अल्प प्राण हो और घोष व्यंजन हो, तो मूर्धा से कौन कौन सा, तो ट वर्ग के जितने होते हैं सब मूर्धा से बोले जाते हैं, तो देखिए ए दोनों तो होगा नहीं, और अल्प प्राण हो तो ट ठ, ठ होगा नहीं, ये महाप्राण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ओष्ठ से बोला जाना चाहिए, ठीक, प फ ब भ, ठ होगा नहीं इसमें से, और व तो ओष्ठ से बोला जाता है, महाप्राण होना चाहिए और घोष व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, घोष व्यंजन, तो इसका देखिए प फ, फ महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है, और वह भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ इसका, ठीक। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है, तो उष्म आपका व्यंजन ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 13 पे, 213 पे क्या है, मूर्धन्य अल्प प्राण होने चाहिए, मूर्धन्य भी होना चाहिए, और क्या होने चाहिए, अघोष वर्ण भी होने चाहिए, तो मूर्धा से ट वर्ग के जितने हैं तो च हट जाएगा, ठीक। अब अल्प प्राण, अल्प ठ हट जाएगा, और ट ठ ड ढ, ढ भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालव्य महा, तालु से बोला घ हट जाएगा, ठीक, और जो है तालु से और तीनों तो बोले जाते हैं। महाप्राण च छ हट जाएगा, ज झ ई भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये जब आप देखिए पूरा थियरी आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक। आप देखिए आगे बात करेंगे, ख ग ड ठ त में कितने अघोष व्यंजन है, अघोष का मतलब दूसरा और चौथा, तो पहला तो होगा नहीं और ए भी नहीं, सॉरी अघोष का मतलब पहला दूसरा, ठीक, तो घ ग होगा नहीं, और ट ठ, ठ एक हो जाएगा, त भी हो जाएगा, ठीक, लेकिन ड भी नहीं होगा, तो इसमें केवल दो हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल दो। कंठ, कंठ से बोला जाना चाहिए, महाप्राण हो, कंठ से देखिए थ बोला नहीं जाता है और फ बोला नहीं जाता है, महाप्राण में घ हो जाएगा उत्तर इसका, ग तो अल्प प्राण होता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष होता है, तो अघोष में देखिए ग और घ होगा नहीं, और ज भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। कंठ अल्प प्राण, कंठ से थ फ होगा नहीं, ठीक, ऑप्शन अंग, एक मिनट, आपका देखिए ए ध भी नहीं होगा और अंग केवल हो जाएगा। कंठ से बोला जाए, क वर्ग के सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण, सॉरी, कंठ से क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, याद रखिएगा। और पांचवा वर्ड है तो अल्प प्राण होगा ही, ठीक। आगे देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजनों 33 होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ज और इ से, ज और इ से, ऑप्शन नंबर देखिए ज यहाँ भी है लेकिन इस पर हलंत नहीं है, ठीक। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं
उन्हें क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन क्या है, तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष व्यंजन भी होना चाहिए। तो ताल से च वर्ग के जितने हैं तो ऑप्शन जो है ए और डी हट जाएगा। ठीक। छ और ज महाप्राण होना चाहिए, च छ ज झ दोनों महाप्राण हैं, घोष व्यंजन और तीसरा चौथा पांचवा, तो छ हट जाएगा तुरंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। प्रयत्न के आधार पर ल कहाँ से बोला जाता है, तो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, तो अमानक वर्णों का विकल्प देखिए भ को पहले ऐसे लिखा जाता था, इस तरह से यहाँ पे करके, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता था भ को, समझ गए, इस तरह से भ को लिखा, ये अमानक वर्ण है। ठीक। आगे बात करेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 226 हो गया, 27 हो गया, 28 पे देखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या है, तो 52 है। इतना आसान भी पेपर में पूछा पूछा जा चुका है। ठीक। 29 नंबर देखिए, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर में आता है, तो इसमें से देखिए म जो है पंचमाक्षर में आता है। निम्नलिखित में से, आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो च वर्ग के जितने हैं सबका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से होता है। ट वर्ग के मूर्धा से और क वर्ग का जितने होते हैं उनका कंठ से, और प वर्ग प फ ब भ म इनका जो है ओष्ठ से होता है। आगे देखेंगे, बात करेंगे 231 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन स स स ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल, अनुनासिक का जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है। अनुनासिक का कहाँ से होता है, नाक और मुंह दोनों से। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन ऊपर करते हैं। देखिए मूर्धन्य भी होना चाहिए, मूर्धन्य से यानी ट वर्ग के, तो ट और ए दो केवल बचे हैं, ए दोनों तो कट जाएंगे। ठीक। अब इसमें अल्प प्राण होना चाहिए, तो अल्प प्राण ट ठ ड ढ ये दोनों अल्प प्राण है। अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, तो पहला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये तो तीसरा वर्ण होता है। किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो जो है प फ ब भ म, ए तो तालव्य हो जाएगा, ग कंठ हो जाएगा, प क्या हो जाएगा आपके, प आपका ओष्ठ हो जाएगा, तो त थ द ध न जो होते हैं दंत होते हैं। इनमें री क्या है, तो री आप जान रहे हैं कि क्या है, स्वर होता है। री क्या होता है, स्वर होता है। ठीक। री स्वर होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ओष्ठ होता है। ठीक। अर्धविराम 237 नंबर देखेंगे, अर्धविराम का चिन्ह क्या है, तो ऊपर बिंदी और नीचे कामा जो होता है उसे अर्धविराम कहते हैं। इसे अल्प विराम कहते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसमें विस्मयादि चिन्ह कहते हैं, या जो है विस्मयादि नहीं कहते हैं, जो आश्चर्यचकित वाला उसको कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक। आगे बात करेंगे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कब, तो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच में कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दो विपरीत शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे देखिए 242 नंबर क्वेश्चन पे, सामासिक पदों में पुनरुक्त सामासिक पद या पुनरुक्त युग्मों के मध्य उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक मिनट, सामासिक पद और पुनरुक्त और युग्म जब भी होते हैं तो यहाँ योजक चिन्ह, सामासिक पद होते हैं ना, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक। देखिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी इकहरा का मतलब देखिए इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, इसे इकहरा कहते हैं, और यही अगर डबल हो जाए तो इसे दोहरा कहते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा हो ही गया। आगे है कि प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, माता और पिता दोनों प्रसन्न थे, माता पिता के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो इसमें जो ये चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह जो है वार्तालाप में
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया गया है। अच्छा, क्या कह रहा है, वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? यहाँ पे कामा की त्रुटि है। देखिए कहाँ पे कामा की त्रुटि, तो यहाँ पे एक जो लिखा है उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे एक कामा होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर एक इसमें हो जाएगा। इसलिए पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है तभी उत्तर देना है। मुझे बाजार जाना है, रेखांकित में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो पूर्ण विराम का। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। उसे कौन सी रेखा चिन्ह कहते हैं? उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए 250 नंबर पे, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच, यदि कोई संज्ञा हो और उनकी द्विरुक्ति हो जाए तो उनके बीच में कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, इसमें से कौन सा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह का कार्य कर रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। एक कामा को कहते हैं क्या? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे बात करेंगे 254 नंबर पे। देखिए यहाँ पे जो है यक्स 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 ट्रिपल यक्स रेखांकित चिन्ह एक कौन सा है? तो ये समाप्ति सूचक होता है। क्या होता है? समाप्ति सूचक। ये बताता है कि अब ये समाप्ति सूचक या लोप सूचक बताता है। हाँ, ये लोप सूचक बताता है। समाप्ति सूचक, तो समाप्त सूचक किस तरह से रहता है? इस तरह से समाप्ति सूचक बनता है। यह लोप सूचक बताता है। ठीक है, किसको बताता है? लोप सूचक, याद रखिएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? योजक चिन्ह का। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इसमें से देखिए उपदेशक, विवरण, लाघव, ये उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए हंस पद विराम कब? हंस पद का प्रयोग तो लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए। आगे देखिए यह किसका प्रयोग, यह कौन से चिन्ह का जो है? तो यह कोष्ठक है। यह जो है देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह है, यह बराबर या तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो महत्वपूर्ण कथन है तो दोहरा, उसमें कौन सा आ जाएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह कब लगता है? अनुस्वार का चिन्ह कब लगता है? तो वह लगता है स्वर के ऊपर एक बिंदी लगता है, याद रखिएगा। शीला कहिए क्या हाल है? शीला कहिए क्या हाल है, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो इसमें देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन से चिन्ह का? निर्देशक चिन्ह का। आगे देखिए 264 नंबर क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चिन्ह है? यानी वाक्य को समाप्त करना है तो वह कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम मार देंगे तो वाक्य हो जाएगा समाप्त। ठीक, यानी वाक्य आपके बोली के सारे जो है वो क्या है? टूट जाए, सारे तार टूट जाए बोलने के, तो वहाँ पे आ जाता है कौन सा? पूर्ण विराम आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पे क्या होते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? अच्छा, इसमें बताना है कि किस वाक्य में हुआ है। मोहन ने राम की आय पूछा। सीता जानना चाहती है भाई कब आएगा। मोहन बाजार गया था, तो यहाँ पे मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो इसमें आपको बताना है कि किसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट उत्तर। क्यों जाना है, क्यों, क्या, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? तो पूर्ण विराम इस तरह से, अल्प विराम इस तरह से, योजक चिन्ह ऐसे नहीं होता है। ये तो लाघव चिन्ह है। योजक चिन्ह में केवल ऐसे डैश रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का है। तो विरामादि चिन्हों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए पिता ने अपने पुत्र से कहा, ठीक, देर हो रही है कब आओगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक का समय लगता है वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग कर। अर्ध विराम का मतलब ऊपर बिंदी और नीचे कामा होता है। ठीक है, आगे है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
272 नंबर देखेंगे, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो लो जो है यह त्रुटि विराम चिन्ह का जो है एक हंस पद, त्रुटि विराम को ही एक हंस पद भी कहते हैं। मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन क्या है? आज घूमने जाएगा, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें अर्धविराम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें अर्धविराम है। ठीक, आगे बात करेंगे 275 नंबर पे, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है यानी त्रुटि है? किस में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे डबल उद्धरण चिन्ह नहीं होना चाहिए। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक, वहाँ पे सिंगल उद्धरण होना चाहिए। आगे आगे बताना है 276 में कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? इसमें से कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो पहला वाला ही है। ठीक, इसका इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। आपने आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, आपने क्या कहा कि मैंने नहीं सुना, इसमें कौन सा चिन्ह? तो एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम की कमी है इसमें, जान लीजिए। ठीक, वाह तुम आ गए, इसमें किस चिन्ह को मतलब जो है वाह के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 279 में, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त तो पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता था? मैंने समझा पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? तो अल्प विराम। ठीक, वह नहीं, बाद वाले को पूर्ण विराम कहते हैं, याद रखिएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? किस चिन्ह में, किस वाक्य में? तो ऑप्शन नंबर सी में, इसी को अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, देखिए 283 में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग। ठीक, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उपविराम किसे कहते हैं जान रहे हैं? जहाँ केवल डबल बिंदी हो। ठीक, डबल बिंदी को इसको उपविराम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे देखेंगे 285 नंबर, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आनंद घर आया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, अल्प विराम होना चाहिए। ठीक, हर्ष दुख घृणा के आगे विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जब समानाधिकरण हो तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अरे तुम आ गए, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो ये बी वाला है। ठीक, आगे देखेंगे 291 नंबर, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? जब विस्तार से देखिए कुछ कहना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें निर्देशक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह। ठीक, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, योजक चिन्ह, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कौन सा अल्प विराम का प्रयोग? देखिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा, उसकी कल टांग टूट गई। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? तो मैंने समझा, यह कौन सा विराम चिन्ह? अल्प विराम है। निम्न में से समानता सूचक या तुल्यता बोधक में ऑप्शन नंबर ए बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आहा तुम्हें पाकर कितना, तो इसमें आहा वहा जहाँ आ जाए तुरंत विस्मयादि बोधक को कह दीजिए। ठीक, दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो योजक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो पूर्ण विराम होता है। ठीक, आगे देखिए, इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? तो ये अर्धविराम के नाम से जानते हैं। घृणा आश्चर्य हर्ष जहाँ आए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, आगे देखिए 304 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है?
किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो देखिए MA फिर अर्धविराम फिर BEd, MA BEd होता है, ठीक है। अगला देखिए इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो कामा को ही अल्प विराम कहते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लास्ट पेज में देखिए, लास्ट 14 क्वेश्चन और बचा है। आगे देखिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए, किसी भाव या शब्द का व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसमें से वह कौन सा चिन्ह होता है? तो फुल स्टॉप, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे किया जाता है? तो वाक्य के अंत में नहीं किया जाता है, कहीं भी नहीं किया जाता है, वाक्य के शुरू में भी नहीं किया जाता है, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पे क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है इसमें से? तो ए जो है ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। 313 नंबर देखेंगे, निम्न में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें से देखिए कौन सा तथ्य सही है? तो सीधे सही तथ्य पे चलेंगे तो क्या है? पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर देखिए, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है सही प्रयोग? तो देखिए इसमें राम राम, इसमें जो है राम राम के बाद ये विस्मयादि चिन्ह नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा? तो योजक चिन्ह, बीच में आना और जाना के बीच में योजक चिन्ह लगना चाहिए। उप विराम डबल बिंदी उप विराम होती है, ठीक। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण, यानी कंठ और ओष्ठ से बोला जाए और क्या हो? दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण हो तो ऐसा एक ही है, बी है, यानी औ। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो त थ द ध ये सभी क्या हैं? दंत होते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से विवरण चिन्ह यही प्रश्न पूछा गया था कि विवरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं, ठीक। तो यही प्रश्न जो UPP 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। खैर इस बार तो पेपर मान लीजिए री एग्जाम हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार के पूछे गए। तो इसका जो विवरण चिन्ह इसको कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। देखिए हिंदी में अब वर्णमाला में टोटल दूसरे वीडियो में भी 32 मिनट में लगभग सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसका तीसरा चैप्टर जो है वो शब्द रचना है, उससे 279 प्रश्न है, एक ही वीडियो में वो कवर कर लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, फिर शेयर ज़रूर आप लोग कीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों से अब मिलेंगे।